Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning. Yes. Morning. Yes, good morning. Good morning. Good morning, everybody. Today, we are going to do our topic, that is June current affairs. We are good morning, beta. Good morning. Good morning, everybody. Yes, आज हम करने वाले हैं जून का करंट अफेयर्स. जो भी जून में आपका जो भी इम्पोर्टेंट आपका इवेंट्स हेल्ड हुए उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. और जो भी ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. तो देखते रहेंगे, बीच बीच में अगर बच्चे आते रहेंगे तो हम एडमिट करते रहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट, बिकॉज पहले ही 5 to 10 मिनट्स वैसे ही लेट हो चुका है हमारा. ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए आ रहा है स्क्रीन पर. हियर इज योर क्वेश्चन. Which state has launched Rozgar Setu Yojana to support and provide employment to the migrant workers? क्या लगता है? मध्य प्रदेश. Yes. क्या रोजगार सेतु? Are you sure? लॉक कर दिया है. रोजगार सेतु योजना. देखो, अभी आपको पता है कोविड-19 के चलते बहुत सारे वर्कर्स, माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं वो अपने अपने गांव में चले गए हैं और अब उनके एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है. तो उसके लिए काफी सारी स्टेट्स जो है अपनी जो है योजनाएं चला रही हैं. और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आत्मनिर्भर अभियान आप चलाया है, आपको पता ही है. उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हैं जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाकर. तो ये जो रोजगार सेतु योजना है, द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. कौन सी स्टेट ने शुरू किया? हमारी मध्य प्रदेश ने शुरू किया. ठीक है, आपका मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु की है. एक और योजना भी शुरू की थी इसने, चरण पादुका के नाम से. पता है आपको? चरण पादुका के नाम से. कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स थे ना, उनको नीडी जो आपके वर्कर्स हैं उनको आपका जो शूज वगैरह प्रोवाइड करवाना, ये आपका जो है ये भी योजना की एमपी की. चलो एक बात बताइए, ये तो हमें पता चल गया रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है. अब वो आपसे ये पूछ लेंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है. तो कौन है सीएम मध्य प्रदेश के? जल्दी से बताइए, एनीबडी ऑफ यू. यस, कौन बताएगा? क्योंकि सीएम भी पता होना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ही जरूरी है. एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. डू यू नो? देखो, अभी आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में पहले कमलनाथ थे. यस. फिर ज्योतिराज सिंधिया ने आपका जो एक रिजाइन किया आपका. उसके बाद हमारा शिवराज सिंह चौहान इनको बना दिया गया. ठीक है, किनको? शिवराज सिंह चौहान इज एन सीएम ऑफ मध्य प्रदेश. यूपी के तो आपको मालूम ही होगा, यूपी के तो पता है ना, हाँ, योगी आदित्यनाथ. वेरी गुड. ठीक है. एंड हमारे बिहार के कौन है सीएम? एनीबडी ऑफ यू? नीतीश कुमार. बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे. नीतीश कुमार, वेरी नाइस. झारखंड के कौन है? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन. वेरी गुड, हेमंत सोरेन. ओके, तो ये हमारे सीएम भी हमें जरूर पता होने चाहिए. कई बार वो खुद ही दे देते हैं. ये रोजगार सेतु इज एन आपका जो है स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, टू सपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स. एंड इज द स्कीम ऑफ, ये नहीं पूछेंगे, इज द स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश. हु इज एन सीएम ऑफ मध्य प्रदेश राइट नाउ? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है. या ऐसे भी आ सकता है कि रोजगार सेतु इज एन स्कीम फॉर व्हाट, किसके लिए है ये? ठीक है, फॉर माइग्रेंट वर्कर्स. इज इट क्लियर? Now we are moving to the next question. The next question is, find the state which has launched scheme named Mukhyamantri Swarojgar Yojana to retain the migrants who have returned to the state during the lockdown. मतलब उनको रिटेन करने के लिए, ताकि ये वापस ना जाएं. ठीक है, और अपने ही स्टेट में इनको एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दे दी जाए. तो कौन सा स्टेट है which has launched स्कीम ने अभी रोजगार सेतु किया? दैट वाज ऑफ मध्य प्रदेश. मुख्यमंत्री रोजगार योजना टू रिटेन द माइग्रेंट्स. इज इट तेलंगाना? इज इट उत्तराखंड? इज इट बिहार? इज इट यूपी? व्हाट डू यू थिंक? उत्तराखंड मैम. उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश.
ओके, आंसर इज उत्तराखंड। राइट आंसर इज बच्चों उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि सीएम्स तो हमें ऑन द टिप्स होने ही चाहिए, इसीलिए तो आपका वीक में एक सेशन करंट अफेयर्स का रखा गया है। ठीक है, बाकी पॉलिटी वगैरह और बाकी सब्जेक्ट्स तो हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कौन बताएगा मुझे कि उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, ही इज एन आपका जो उत्तराखंड के सीएम। आज हम थोड़ा सीएम पे कंसंट्रेशन करने वाले हैं ताकि हमें सारे के सारे सीएम अच्छे से लर्न हो जाएं, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी करंट अफेयर्स की उसमें हम गवर्नेंस पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, ये आपको मैं दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ताकि आपको एक बार ये लर्न हो जाए सीएम अच्छे से, देन नेक्स्ट वीक वी विल बी हैविंग अ गवर्नर लिस्ट, क्योंकि दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। उत्तराखंड के कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तेलंगाना के कौन है? एनीबडी? क्योंकि बिहार और चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव, क्या बात है, वेरी गुड, के चंद्रशेखर राव, वेरी नाइस। सीएम तो हमें जरूर लर्न होने चाहिए। बिहार के हमने अभी किए नीतीश कुमार, यूपी के तो सभी को पता ही है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो अभी आप लोगों ने दो स्कीम डिस्कस की जो कि अभी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। एक कौन सी थी हमारी? रोजगार सेतु मध्य प्रदेश की, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। थियरी डेला पोर्टे was appointed as the MD and CEO of Wipro। ठीक है, ये विप्रो की अभी MD एंड CEO बनी है। ओके, एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 6 जुलाई 2020। ठीक है, 6 जुलाई 2020 से ये अपना जो है डेजिग्नेशन को संभालेंगी, MD एंड CEO को। ही इज द CEO ऑफ विच कंपनी? द CEO ऑफ विच कंपनी? ये CEO कहाँ के हैं? मतलब ये CEO कौन सी कंपनी के CEO रह चुके हैं? इज इट ब्लू वॉल्फ, इज इट लार्सन टेक्नोलॉजीज, इज इट इंटेलियास, और इज इट कैपजेमिनी? व्हाट डू यू थिंक? ब्लू वॉल। कौन सी कंपनी लगती है आपको? यस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, चलो एक बात बताओ, विप्रो के चेयरमैन कौन है? विप्रो के बारे में अगर हम बात करें तो विप्रो के चेयरमैन भी तो पता होने चाहिए ना। यस, विप्रो के चेयरमैन आपका जो है पहले कौन थे? हमारे अजीम प्रेम जी थे ना, लेकिन अब अजीम प्रेम जी के बेटे रिशाद प्रेम जी अब कौन है हमारे आपके चेयरमैन है? उनके सन है, उनके सन कौन है? चेयरमैन है। ठीक है, और अभी मैं बात कर रही हूँ MD एंड CEO, ये अलग, जैसे होता है ना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में, पहले चेयरपर्सन आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट है MD एंड CEO। कई बार ये अलग अलग भी हो सकती है। तो अब ये थियरी डेला पोर्टे ये संभालेंगे। ठीक है, ये कौन सी कंपनी से है? तो ये भी पूछा जा सकता है, दैट इज कैपजेमिनी। कौन सी? कैपजेमिनी। क्लियर है? ओके, गलती से पहले वाली स्लाइड हमारी आ गई। मैम एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दो, स्क्रीनशॉट हाँ, लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा जो है कैपजेमिनी आपका जो है कंपनी के COO रह चुके हैं, और अभी कौन है? विप्रो के CEO एंड MD बनेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो भी मैंने आपके इसमें उठाए हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें से काफी सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। द नेक्स्ट स्लाइड इज बच्चा संदीप मुकुंद प्रधान। संदीप मुकुंद प्रधान टेन्योर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले तो हमारे माइंड में ये आता है ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी क्या है? दिस इज एन एपेक्स स्पोर्ट्स बॉडी। एपेक्स होता है सुप्रीम, सबसे सुप्रीम स्पोर्ट्स अथॉरिटी, मतलब सबसे सुप्रीम बॉडी है, एपेक्स बॉडी है ये। ठीक है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। अब एपेक्स बॉडी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
तो ये किसके रिगार्डिंग डील करती है? नेचुरल सी बात है, स्पोर्ट्स जितने भी गेम्स हैं उनको रेगुलेट करती है कि कहाँ पर हमारे जो है रीजनल सेंटर्स वगैरह या स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग सेंटर्स, इनसे डील करती है। अब ये तो हमें पता चल गया कि संदीप मुकुंद प्रधान जो कि इसके डायरेक्टर जनरल है और उनका टेन्योर 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन अभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेयर इज एन हेडक्वार्टर ऑफ SAI, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? जल्दी से बताइए, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एपेक्स बॉडी है बच्चे आपका स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारे अगर चलो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है कि ये तो एपेक्स बॉडी हो गई, लेकिन सबसे सुप्रीम जैसे हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न। वैसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न, वेरी गुड। आर यू टॉकिंग अबाउट खेल रत्न? मतलब राजीव गांधी ना? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। राजीव गांधी खेल रत्न ये हमारा सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये भी हमें पता होना चाहिए। डू यू नो कि ये सबसे पहले जो हमारा दिया गया था ना आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। क्लियर है? और जो हमारा अभी लास्ट दिया गया है 2019 की अगर हम बात करें, लास्ट एक बजरंग पुनिया को दिया गया है, बजरंग पुनिया और दीपा कर्माकर, ठीक है, दीपा कर्माकर, ये हमारा दिया गया है। बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया पता है ना कौन है? यस, रेसलर है मैम। कौन है? हाँ बिल्कुल ठीक। आपको पता है कहाँ से है ये? यस, एनीबडी? डू यू? कहाँ से है ये? झज्जर से है। ओके, ये कहाँ से है? झज्जर से है। क्लियर है? तो हमारा जो है अगर मैं राजीव गांधी खेल रत्न की बात करूं तो ये हमारा मैम कौन सी स्पोर्ट्स में मिला था इनको? इसको बेटा किसकी बात कर रहे हो बच्चे? मैम बजरंग पुनिया और ये बजरंग पुनिया बेटा, नेचुरल सी बात है, ये आपका जो रेसलर है तो रेसलिंग के लिए मिलेगा ना, रेसलर ये, ठीक है। बजरंग पुनिया को रेसलिंग में मिला है। ओके, और दीपा मलिक, सॉरी नॉट दीपा कर्माकर, नहीं सॉरी, दीपा मलिक, सॉरी गलती से मैंने दीपा कर्माकर बोल दिया, दीपा मलिक को मिला है, ठीक है बच्चे, दीपा मलिक को। मैम माइक ऑफ करा दो सबके। हाँ बेटा, माइक्स ऑफ कर लीजिए, जिससे प्रॉब्लम आती है सभी को, ठीक है। स्पॉटलाइट भी ऑन कर दो। हाँ स्पॉटलाइट भी, स्पॉटलाइट अच्छा मैंने नहीं किया, सॉरी। एक्चुअली क्या है, आई फॉरगॉट। हाँ जी, नाउ इट्स ओके, ठीक है, अब ओके दीपा मलिक कौन सी गेम से है? हाँ जी बच्चे, दीपा मलिक। हाँ दीपा मलिक बच्चे ये स्प्रिंटर है। ये पहले बजरंग पुनिया के बारे में लिख लीजिए, जो ये सॉरी शॉर्ट पुट खेलती है। दीपा मलिक क्या खेलती है? ये शॉर्ट पुट खेलती है बेटा, शॉर्ट। ये पैरा एथलीट है। ये कौन है? हमारी पैरा एथलीट है। ओके बच्चे, जो दीपा आपका जो पैरा ओलंपिक गेम्स में, ठीक है, दीपा, इसको दोबारा से बता देती हूँ इसको, क्योंकि कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। देखो जो लास्ट मिला है अभी तक का, जो सबसे पहला मिला था वो विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक है, ये सबसे सुप्रीम प्राइज है हमारा। और अभी जो मिला है बजरंग पुनिया को मिला है, अभी लेटेस्ट जो मिला है बजरंग पुनिया को मिला है, और दीपा मलिक को मिला है बेटा, ठीक है। दीपा मलिक शॉर्ट पुट से है, ओके, शॉर्ट पुट, ओके। ये पैरा एथलीट है, ओके, मतलब पैरा एथलीट है, ओके, इंडियन एथलीट। शी इज द फर्स्ट वीमेन टू विन अ मेडल। ये कौन है? शी इज द फर्स्ट वीमेन टू विन द मेडल इन द पैरा ओलंपिक गेम। और इसमें इन्होंने 2016 में इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने समर ओलंपिक्स जीता था, ठीक है। इन्होंने क्या जीता था? आपका समर ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था बेटा, ये आपका, ओके, सिल्वर मेडल एट द 2016 समर पैरा ओलंपिक्स इन द शॉर्ट पुट। तो ये गेम पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर बच्चे? यस और नो? आगे चले। फर्स्ट वुमेन टू विन। फर्स्ट वीमेन टू विन आपका जो है मेडल इन पैरा ओलंपिक गेम्स, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था बेटा पहला, 2016 पैरा ओलंपिक्स, 2016 समर पैरा ओलंपिक्स। क्लियर है बच्चे? इज इट ओके? यस मैम। मैम इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि खेल रत्न अवार्ड जो है वो पर्टिकुलर एक साल में कितने लोगों को मिलेगा?
नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आपका जैसे भारत रत्न के रिगार्डिंग कह रहे थे ना कि 3 पर्सन्स को मिलना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। अभी इसमें क्या है, जनरली बजरंग अभी कई बार 6 नॉमिनेट भी होते हैं, लेकिन दिया कभी कभी नहीं दिया जाता, वो डिपेंड करता है बच्चे। ठीक है, ओके। तो फिलहाल जो है ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम पर दिया जाता है, और ये आपका लास्ट हमारा 2019 में दिया गया था। अभी तक 38 पर्सन्स को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अभी तक हमारा जो है किसको दिया गया है, 38 पर्सन्स को दिया जा चुका है। अब अगर आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछे, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है बेटा, वो हमारा कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है हमारा, न्यू दिल्ली में है। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डिपॉजिटेड 30। अभी क्यों लाइमलाइट में था, क्यों हमारा इसका क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्योंकि लाइमलाइट में इसलिए था बिकॉज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डिपॉजिटेड 30,000 ईच एज आउट ऑफ पॉकेट, एज आउट ऑफ आपका जो है पॉकेट, ठीक है, अलाउंस इन द अकाउंट्स 2749 खेलो इंडिया। क्लियर है, खेलो इंडिया एथलीट ए टोटल ऑफ 8.25 करोड़। ओके, तो इन्होंने अपनी पॉकेट मनी से आपका जो है ये शेयर किया था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिपॉजिट किए थे 30,000, सभी ने निकाले थे। ओके, और आपका जो है ये कितने तक का फंड जमा किए, 8.25 करोड़ का। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस, Yes, ma'am. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 22nd मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी and Development Council, the Financial Stability and Development Council held via video conferencing। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमारा जो है आपका FSD होता है, FSDC की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, held via video conferencing recently, who heads FSDC? तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा बच्चे, आंसर रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी कैबिनेट पे, क्या आएंगे? निर्मला सीतारमण। बिल्कुल ठीक है बच्चे, निर्मला सीतारमण इज आवर, आपका जो है निर्मला सीतारमण, इनका नाम तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, शी इज आर आपका फाइनेंस मिनिस्टर। वैसे आपकी पहली विमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, कौन बताएगा? पहली विमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, एनीबॉडी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। क्या बात है, क्या बात है, इंदिरा गांधी थी हमारी सबसे पहली फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड गोइंग। ठीक है, अब हमारी अगर मैं बात करूं, आपका इंदिरा गांधी थी हमारी सबसे पहली फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे पहले वैसे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, जल्दी से बताओ, वैसे सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अगर वैसे सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं तो शनमुखम शेट्टी, शनमुखम शेट्टी। क्लियर है बेटा, सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर शनमुखम शेट्टी, पहली विमेन फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और राइट नाउ हमारी फाइनेंस, अभी राइट नाउ कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण। तो एफएसडीसी क्या है बेटा, ये एपेक्स बॉडी है ऑफ सेक्टरल रेगुलेटर्स। अब सेक्टरल रेगुलेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि भाई हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में स्टॉक के लिए सेबी है, इडा है, ठीक है, आपका इंश्योरेंस के लिए, तो इन सेक्टरल रेगुलेटर्स में ये हमारी एपेक्स बॉडी है, हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। द आइडिया इज टू क्रिएट, ये जो आइडिया आया था इस रेगुलेटरी बनाने का, ये रघुराम राजन आपका जो है कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया था 2008 में। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है बेटा कि ये जो हमारा एफएसडीसी क्या है, दिस इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ सेक्टरल रेगुलेटर्स। ठीक है, सभी रेगुलेटर्स के ऊपर एक एपेक्स बॉडी है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये आइडिया किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया था, रघुराम राजन कमेटी की रिकमेंडेशन पर 2008 में आया था। ठीक है, अब तीसरा मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछती हूँ कि डू यू नो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर? डू यू नो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? यस, एनीबॉडी, कोई बताएगा मुझे? नोबडी? चलो अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बच्चे, पहला डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ आपका जो है रेवेन्यू, पहला डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू। क्लियर है, आपका जो है
और दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा होता है हमारा? दूसरा डिपार्टमेंट होता है हमारा आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये पता होना चाहिए हमारा, ये हमारा डिपार्टमेंट्स हमें पता होने चाहिए। तीसरा डिपार्टमेंट अगर मैं बात करूं तो तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स, क्लियर है। और चौथा डिपार्टमेंट अगर मैं बात करूं आपका जो है, तो चौथा डिपार्टमेंट है हमारा दीपम। दीपम पता है क्या होता है? यस एनीबॉडी, कोई बताएगा मुझे दीपम क्या होता है? ये समझ में, ये हमारे 5 डिपार्टमेंट्स हैं। हमारा दीपम होता है, राइट डाउन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ, राइट डाउन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ओके, यस, सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। ओके बेटा, तो ये हमारे आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ दीपम। अच्छा एक बात बताओ कि हमारा जो है एक क्वेश्चन और आता है कि बजट के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा बजट के लिए जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, वो हमारा कौन सा होता है? बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। यूनियन बजट के लिए हमारा कौन सा डिपार्टमेंट आपका होता है? आपका दैट इज, यस, बताइए कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। अब मैं बात करूं आपका जो है इसके डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स वाला हो गया, एक्सपेंडिचर वाला हो गया, हमारा जो है रिवेन्यू वाला हो गया, ठीक है। एक हमारा लास्ट रह गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन सा रह गया? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज, तो मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो है फाइनेंस इज हैविंग 5 डिपार्टमेंट्स। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो गए जल्दी से बताइए? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक अफेयर्स, दीपम, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये हम सबको पता होने चाहिए बेटा। दिस डिपार्टमेंट्स आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलो ये तो हमें पता चला गया एफएसडीसी के बारे में भी, फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में भी। अब डिफेंस मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। हु इज आवर डिफेंस मिनिस्टर? एनीबॉडी? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। राजनाथ सिंह इज आवर डिफेंस मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है जल्दी से बताइए हमारे? अमित शाह। हाँ, अमित शाह, अभी तो याद है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे? जयशंकर। हाँ, सुब्रमण्यम जयशंकर। यस, एस जयशंकर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये हमारे को कैबिनेट मिनिस्ट्री भी ऑन द टिप्स होनी चाहिए। मैम एस जयशंकर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है बेटा। ये कौन है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ठीक है बच्चे? यस और नो? चले आगे। तो अभी हमारे को आई थिंक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया ये सब कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट कितने होते हैं, और कौन सा डिपार्टमेंट जो है बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अच्छा अभी अभी पॉलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि बजट का आर्टिकल क्या होता है, बताया था ना बेटा मैंने आपको? Not in all the batches we have done polity, but in the morning batch we have done. जल्दी से बताइए बजट का आर्टिकल कौन कितना है? कौन बताएगा? बजट का आर्टिकल है बच्चे, आर्टिकल 112। बजट का आर्टिकल क्या है? 112। ये भी हमें ऑन द टिप्स होना चाहिए, ठीक है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। ये चीजें ध्यान में रखनी है बच्चा आप लोगों ने, ऐसे ही नहीं। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, द नेक्स्ट वी आर हैविंग अजीत जोगी, who passed away recently, is the first chief minister of which state? जल्दी से बताओ।
कौन बताने वाला? छत्तीसगढ़। इज इट तेलंगाना, न्यू दिल्ली, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ क्या बात है, क्या बात है बच्चे, वेरी गुड, वेरी नाइस। छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़, अजीत जोगी सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम नवंबर 2000 टू नवंबर 2003। आपको पता ही है कि हमारी ईयर 2000 के अंदर हमारी 3 नई स्टेट्स बनी थी। ये मैंने आपको इंडिया के मैप में बताया था ना, जब हम इंडिया का मैप डिस्कस कर रहे थे, तो आई हैव टोल्ड यू कि हमारा जो है उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, और हमारा झारखंड हमारा किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। और हमारा जो है जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये हमारा पार्ट था पहले बच्चों, एमपी का पार्ट था। ये 2000 के अंदर ही हमारी तीनों नई स्टेट्स बनी थी। तो इसको हम वैसे सीयू जैसे भी लर्न करते हैं भाई, जैसे 9 नवंबर, 15 नवंबर, 22 नवंबर, इस तरह से लर्न कर सकते हैं भाई। पहले ये स्टेट बनी, फिर उत्तराखंड बनी, फिर झारखंड बनी, सीयू जैसे याद लर्न कर सकते हैं। जब मैं बताऊंगी ना हाउ इंडिया वाज फॉर्म, तो मैं उसमें बताऊंगी आपको, एक क्लास अलग से होगी उसकी। देन आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। ठीक है, फिलहाल के लिए पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना, फिर झारखंड बना। कई बार पूछ लेते हैं ना कि इन तीनों में से सबसे पहली स्टेट कौन सी बनी थी। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो हमारे अभी जो सीएम है, जो मैं अभी छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, जल्दी से बताओ, पहले तो मुझे ये बताइए, हु इज द सीएम ऑफ छत्तीसगढ़? एनीबडी ऑफ यू? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, वेरी गुड। भूपेश बघेल इज एन सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसे ही लर्न कर सकते हो। छत से गिरकर, छत पे भूत देखा और उसको देखकर भाग गए, छत से भूत देखकर भागे और गिर गए। छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल, ठीक है, सीएम है किसके? छत्तीसगढ़ के। ओके, और छत्तीसगढ़ में अभी देखो आपको एक अजीत जोगी आए थे जो स्टार्टिंग में आए थे 3 इयर्स के लिए। उसके बाद रमन सिंह रहे थे, रमन सिंह रहे थे 15 साल तक। ठीक है, 3 से लेकर आपका जो है 18 तक हमारे रमन सिंह रहे थे। उसके बाद भूपेश बघेल आए। तेलंगाना के सीएम तो हमने अभी डिस्कस किए थे, के चंद्रशेखर राव। न्यू दिल्ली के तो आपको पता ही है कौन है? यस, एनीबडी? अरविंद केजरीवाल। हाँ, चलो, न्यू दिल्ली के गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? नजीब जंग। अनिल बैजल। हाँ, अनिल बैजल, वेरी गुड। ठीक है, पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी। वुमेन आईपीएस ऑफिसर, किरण बेदी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, किरण बेदी हैं। शी इज द फर्स्ट पुडुचेरी की आईपीएस ऑफिसर। गवर्नर है। क्या बच्चे? मैम पुडुचेरी की क्या है ये बच्चे लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की। मैंने आपको बताया था ना, देर आर सम यूटीज इन देयर। आपका जो है देखो, पुडुचेरी एंड दिल्ली एक एक्सेप्शन में आता है, तो ये वहाँ की गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कहाँ की? पुडुचेरी की। ठीक है, यूटीज के अंदर गवर्नर होते हैं ना जनरली। ओके, लेफ्टिनेंट यूटी में होते हैं। ओके मैम, रमन सिंह ने कितने साल रूल किया था? बच्चे, 2003 से लेकर हमारा 2018 तक। ओके बच्चे, क्लियर है? चले आगे, यस और नो? मैम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है बेटा, अनिल बैजल। इज इट ओके? चले आगे, यस और नो? यहाँ तक सभी कुछ क्लियर होगा? ऑल क्लियर तो नहीं है ना? ऑल क्लियर होना चाहिए, क्लियर तो चलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन द स्क्रीन, that what is the name of the missile park which is going to be set up in the INS मतलब Indian Naval Ship Kalinga laid foundation stone recently? क्या नाम रखा गया? एक मिसाइल पार्क बनने जा रहा है। अग्निप्रस्थ। इज इट प्रहार प्रस्थ? अग्निप्रस्थ। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, अग्निप्रस्थ। अब इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर रखी गई है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। एक सेकेंड रुके, इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर रखा गया है? यस, तो हमारा जो है इसका फाउंडेशन स्टोन आपका जो है स्टोन रखा गया है INS कलिंगा में। और ये कहाँ पर है? नेवल बेस इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इसमें जितनी भी हमारी मिसाइल्स है उनकी हिस्ट्री आपका डिफाइन की गई है। और ये जो है
अभी थोड़े कुछ समय में ये आपका जो है डेडिकेट की जाएगी, जो भी हमारे सेलर्स हैं, आपका शिप पर्सन्स हैं, स्टाफ्स हैं, उनके लिए डेडिकेट किया जाएगा ये मिसाइल पार्क। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीज याद रखनी है, एक तो कौन से शिप में मिसाइल पार्क बनने जा रहा है, तो आपने बेसिकली ये ध्यान रखना है, INS कलिंगा। दूसरा उसका नेम क्या रखा गया, अग्निप्रस्था। तीसरा ये कहाँ पर आपका इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग द मिनिस्ट्री ऑफ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी प्रपोज द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। भाई एक सन है, एक ही संसार है, तो एक ही ग्रिड के अंडर आपका जो है इंटरकनेक्टिविटी करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी ऑफ more than 140 countries by sharing resources। ठीक है, मतलब आपका जो है एक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, एक ही कनेक्टिविटी करने की बात कही जा रही है, और इसमें कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व करने की बात कही जा रही है, मोर देन 140 कंट्रीज बाय शेयरिंग रिसोर्सेज। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि हु इज द प्रेजेंट रीनेबल एनर्जी। रीनेबल एनर्जी जानते हो ना आपका, विच कैन बी रिन्यूड, जैसे सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो ये हमारी कौन सी एनर्जीज होती हैं, रीनेबल एनर्जीज होती हैं। नॉन रिन्यूएबल जैसे हमारा क्या हो गया, कोयल हो गया, पेट्रोल हो गया, दैट इज अ नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो हमारा ये रीनेबल एनर्जीज है। तो कौन है हमारे मिनिस्टर, रीनेबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है? इज इट पीयूष गोयल, इज इट राजकुमार सिंह, इज इट रविशंकर प्रसाद, इज इट गिरिराज सिंह? एनीबॉडी? नहीं बेटा, द राइट आंसर राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह, वेरी गुड, द राइट आंसर इज बी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, पीयूष गोयल तो पता ही है कौन है, हमारे रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है ना। और हमारे रविशंकर प्रसाद पता है कौन है? देखो लॉ का भी डिपार्टमेंट इनके पास है, और IT का भी, टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट भी किनके पास है, इन्हीं के पास ही है, लॉ एंड जस्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दोनों डिपार्टमेंट इनके पास है। अच्छा गिरिराज सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? यस, वाटर मिनिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री बेटा, एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर है, एनिमल हस्बेंड्री। मैं आपको लर्न करने का एक तरीका बता रही हूँ। गिर मतलब लॉइन, लॉइन मतलब एनिमल, तो एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जो आप बोल रहे हो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत वो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है बेटा, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत ये हमारे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है। कौन से मिनिस्टर है ये? हमारे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है। देखिए एक वीक के अंदर अगर हमारी इस तरह से क्लासेस चलती रहे तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा ना, बिकॉज बाकी तो हम स्टैटिक तो कर ही रहे हैं, करेंसीज, कैपिटल्स, हेडक्वार्टर्स, ये तो मैंने आपको सारे अच्छे से लर्न करा ही दिए। ठीक है, और बीच में हमारा सब्जेक्टिव चल रहा है, तो करंट अफेयर्स भी चलता रहेगा, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली किसी भी एग्जाम में। तो चले आगे, यस और नो? यस एवरीबॉडी? यस, ओके बच्चा। Then next we are having NABARD has extended 1050 crore special liquidity facility। ठीक है, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत नाबार्ड अभी 1050 करोड़ रुपीस किस स्टेट को देने वाला है फॉर फाइनेंशियल ईयर 20। Is this Karnataka? Is this UP? Is this Tamil Nadu? Is it West? तमिलनाडु। क्या लगता है आपको किस स्टेट को देना? कर्नाटका। The right answer is बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताइए, वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। वेरी गुड, ममता बनर्जी। ये तो काफी सुना हुआ नाम है हमारे लिए, कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो हमने ना सुना हो। तमिलनाडु के कौन है? पलानी स्वामी। ठीक है, ई पलानी स्वामी। यूपी के तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा कर्नाटका के कौन है? ये येदियुरप्पा। क्या बात है, मैम सीएम है ये? हाँ जी सीएम है बेटा। कर्नाटका के जो सीएम है वो येदियुरप्पा है। तमिलनाडु, यूपी के तो पता ही होगी आदित्यनाथ, हम डिस्कस कर चुके हैं। तमिलनाडु की पलानी स्वामी और वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। ओके बच्चे, अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नाबार्ड जो है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? एनीबॉडी ऑफ यू?
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड National रूरल Bank for Agriculture and Rural Development. क्या बात रूरल है, डेवलपमेंट। महिमा बोल रही है क्या? Ma'am Vidhi. विधि बोल रही है, वेरी गुड विधि, वेरी गुड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? नाबार्ड हुआ था 6 5 प्लान, जब हमारा 6 5 ईयर प्लान चल रहा था 1982 में, शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर, शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। NABARD was established in the 6 5 year plan in the 1982 on the recommendation of शिव रमन कमेटी। अब एक चीज बड़ी और इम्पोर्टेंट है बेटा, कि हमारा जो NABARD है ना, इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं। NABARD is headquartered where? In Mumbai. NABARD is headquartered where? In Mumbai. Is it clear? तो अभी हमारे NABARD का हेडक्वार्टर जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। NABARD ने अभी किस स्टेट को फंड्स अलॉट किए हैं? वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल की सीएम भी हमें पता चल गई, ममता बनर्जी। तमिलनाडु के पलानी स्वामी, योगी आदित्यनाथ यूपी के, कर्नाटका के येदुरप्पा। इसकी फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। दिस इज एन एपेक्स बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, established in 1982 on the recommendation of Shiv Raman committee in this 6 5 year plan, ठीक है। and Mumbai is an headquarter of NABARD, ठीक है। तो चलते हैं हम जरा आगे। The next we are having next question आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। What is the GDP growth of India in the 2019-20 as per the 4.8. of NSO? देखो पहले तो मुझे ये बताइए कि NSO हमारा क्या है। देखो जो NSO है ना, दैट इज एन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस NSSO, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जब पहले CSO सेंसस कराता था ना, और NSSO हमारा नेशनल इनकम के सैंपल सर्विस के बारे में। अभी हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो ये अब डाटा प्रोवाइड करवाएगी और हमारा सेंसस भी कंडक्ट करवाएगी। वैसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये ऑफिस, उसी से रिलेटेड है। तो जीडीपी क्या होता है, चलो ये मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, C plus I plus G plus X minus M. Am I right? Yes or no? Yes, ma'am. C plus I plus G plus X minus expenditure M. method, C से कंजम्पशन, I से इन्वेस्टमेंट, Investment. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X से Export minus import. ठीक है। ये होता है जीडीपी का फॉर्मूला। लेकिन जीडीपी को अगर मैं ये बोलूं, अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, ठीक है। जीडीपी क्या होता है? इनकम फ्रॉम आपका जो है गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन। एक सोचने वाली बात है कि जो हमें इनकम हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, और विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, इन द डोमेस्टिक लेवल, तो वो क्या होगा बच्चों? जीडीपी होगा। वो क्या होगा बेटा? जीडीपी होगा। नेचुरल सी बात है, सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, गुड्स प्रोड्यूस होंगी, उसके ऊपर टैक्सेशन आपका जो लगेगा, टैक्स लगेगा, तो उससे गवर्नमेंट को इनकम होगी। तो अगर आपका ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ ज्यादा होगी, जो जीडीपी ग्रोथ की कम होगा तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी। तो व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द 2019? तो क्या लगता है आपको? 4.8. 4.6। चलो कोई बात नहीं, आपके बीच का ले लेते हैं हम, 4.2 ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने नहीं लिया है, ये आपका रिसर्च बताती है 4.2 इज एन राइट आंसर। ओके बच्चे, तो हमारा चलो एक बात और पूछते हैं आपसे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया भी हुआ है जब हम आपकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने ये सारी चीजें बताई हैं आपको। सबसे पहला सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? फर्स्ट सेंसस जल्दी से बताइए। 1951। CSO ने कंडक्ट किया था, ठीक है। नहीं बेटा, 1951 इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज 1871-72। एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, इंडियंस वर अंडर द ब्रिटिशर्स, क्लियर है। ब्रिटिश इंडिया था उस समय पर। तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। फिर हमारा 18 आपका जो है 81 में, 1881 में
हमारा जो है आपका एक नेशनल लेवल पर कंडक्ट किया गया था, नेशनल लेवल पर कंडक्ट किया गया था सेंसस, जो कि लॉर्ड रिपन के टाइम पर किया गया था। ठीक है, किसके टाइम पर किया गया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पर। ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है कि फर्स्ट सेंसस हमारा कब हुआ था, तो हमारा आंसर होगा 1871-72 लॉर्ड मेयो के टाइम पर। नेशनल लेवल का 1881। अभी तक हमारे इंडिया में 15 सेंसस हो चुके हैं, अभी 16 सेंसस होगा, जो भी होगा हमारा 2021 में। ठीक है, और क्योंकि 2011 में लास्ट हुआ था, तो जो सेंसस है हेल्ड आफ्टर ए गैप ऑफ डेकेड, डेकेड मतलब 10 ईयर, डेकेड मतलब 10 ईयर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं आपको ये बोलती हूँ कि भाई सिल्वर जुबली है, समझ गए, सिल्वर जुबली है तो मतलब 25 ईयर्स, ओके, सिल्वर है तो मतलब 25, गोल्डन है तो मतलब 50 ईयर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, प्लेटिनम हो तो कितने ईयर होते हैं? 75। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, ओके। अच्छा डायमंड जुबली हो तो कितने होते हैं? 100। नहीं 60, 100 तो सेंचुरी के लिए होगा ना, ठीक है, डायमंड होता है 60 ईयर। दिस वी शुड हैव इन नॉलेज। देखो जो करंट अफेयर्स की क्लास में यही बेनिफिट होता है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी सीख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी में हमें समय नहीं मिलता, क्योंकि पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स इतने सारे हैं, तो उसको समझने में, लर्न करने में, टेक्निक्स लर्न करने में टाइम निकल जाता है। तो करंट अफेयर्स में ये हमारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो चले आगे, यस और नो क्लियर कर दे इसको? यस। माइनस एम का फुल फॉर्म क्या बताया था? एक्स और एम की? इसका एक्स और एम। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मैम नहीं, इस फॉर्मूले में ये एक्स और एम लिखा हुआ है ना? एक्सपोर्ट है बेटा, एक्स एक्सपोर्ट है, एम इम्पोर्ट है, सी कंजम्पशन है, आई इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ठीक है बच्चे। अच्छा मैम। ओके बच्चे, अभी चलते हैं आगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। द नेक्स्ट वी आर हैविंग, अकॉर्डिंग टू द CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डेटा, ठीक है, आपका जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डेटा, फिस्कल, जो कि अभी कौन है? CGA कौन है? सोमा रॉय बर्मन, ठीक है, सोमा रॉय बर्मन, ये हमारे आपके जो है CGA है, ठीक है। फिस्कल, आप कह रहे कि फिस्कल डेफिसिट इज -% ऑफ GDP। चलो एक बात बताओ मुझे, पहले तो मुझे ये बताओ कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? When expenditure is more than revenue. क्या बात है, वेरी गुड। व्हेन एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। चलो एक बात, ये एक और चीज मुझे बताओ कि बेटा ये जो होता है हमारा क्या नाम है, एक्सपेंडिचर तो चलो ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होता है व्हेन एक्सपेंडिचर आर मोर देन द रेवेन्यूज। अब एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हमारा एक बजटरी डेफिसिट होता है, वो क्या होता है? यस, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं टैक्स रिसीट से। बात तो वही हो गई, बात तो वही हो गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बजटरी जो बजट में बताए गए हैं, ठीक है, बजटरी एक्सपेंडिचर से हमारा मतलब है कि जैसे हमारा बजट में हमने आपका जो आइडिया लगाया कि हमारे इतने आपका जो है एक्सपेंडिचर रहेंगे और इतने रिवेन्यूज रहेंगे, तो जो हमने आपका आइडिया लगाया, जो प्रोजेक्शन लगाई, तो उसमें जो हमारे एक्सीड कर गए, तो उसको बजटरी आपका जो है क्या बोलेंगे, आपका बजटरी रिवेन्यू से, जब बजटरी मतलब टैक्स कम आया, पॉलिसीज पर ज्यादा लगा दिया, तो बजटरी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, तो उसको बोल देंगे बजटरी एक्सपेंडिचर। चलो एक चीज और बताओ मुझे, रिवेन्यू आपका जो है डेफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू डेफिसिट, Revenue expenditure is more than revenue. हाँ जी, मैम उसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर सब होती है। यस, वेरी गुड। देखो उसमें ये डिफरेंस होता है बेटा कि हमारा ये डिफरेंस होता है रिवेन्यू डेफिसिट के अंदर कि रिवेन्यूज जितने हमने आपका जो आइडिया लगाया, ठीक है, और जितना रिवेन्यू हमने सोचा कि टैक्स से इतना पैसा आएगा, ओके, लेकिन हमारा जो है जो एक्चुअल आया, ये हमारा प्रोजेक्शन था, ये हमारा प्रोजेक्शन था, जो प्रोजेक्शन, एक मिनट में आपको दोबारा से इसमें मैंने 1 सेकेंड रुको,
जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू होता है ना, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू भाई हमने आइडिया लगाया कि इतना हमारा आ जाएगा, लेकिन वो हमारा लेस था एक्चुअल रेवेन्यू से। जितना पैसा हमारे पास एक्चुअली आया वो हमारा प्रोजेक्टेड रेवेन्यू से कम था, ठीक है, तो हमारा वो होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है? ओके बच्चे, इज इट क्लियर? अब ये सीजीए की पोस्ट क्या होती है, जल्दी से बताइए, सीजीए क्या होती है? यहाँ पे रिवर्स साइन नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? यस मैम, ये प्रोजेक्ट रेवेन्यू शुड बी हाँ लो। बिल्कुल, हाँ प्रोजेक्टेड उसी के लिए होता है बेटा, रिवर्स एस्टिमेशन उसको, ठीक है, प्रोजेक्टेड मतलब यहाँ पे लेस देन का साइन नहीं आना चाहिए। इसको आ रही होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, मतलब जितना हमने आइडिया लगाया एक्चुअल उससे कम आया, सॉरी एक्चुअल उससे कम आया, ठीक है, समझ गए बात को? एक्चुअल यस मैम। कम आया, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आपका उससे कम आया, समझ गए बात को? चलो एक बात बताओ, सीजीए जो होता है ये आपका किसका हेड होता है, जल्दी से बताओ, सीजीए किसका हेड होता है? जैसे हमने सीएजी तो किया था, बताया था ना, सीएजी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट करता है। किसको ऑडिट करता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट करता है। क्लियर है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट करता है। जल्दी से बताइए मुझे, जो हमारा सीजी है वो किसका हेड होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर में हेड होता है। इसमें हमने अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 5 डिपार्टमेंट किए थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट थे जरा फटाफट से बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, दूसरा कौन सा था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर। तीसरा कौन सा था? इकोनॉमिक अफेयर्स। चौथा कौन सा था? पांचवा कौन सा था? फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये हमारे 5 डिपार्टमेंट थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर में हेड कौन होता है? हमारा सीजीए होता है। उसको लीड कौन करता है? हमारा सीजीए करता है। ठीक है बेटा, चलते हैं। अब इसका आंसर क्या है, जरा इसको तो देख लें, क्या आंसर होना चाहिए इसका? द आंसर इज 4.6%। कितना जीडीपी आइडिया लगाया हमने? 4.6%। ठीक है, 4.6% इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, which country has the largest equity FDI source of India as per latest data? अब देखो, एक तो ना हमारे इम्पोर्टेंटली ये पता होना चाहिए कि बच्चों एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या होता है? एक होता है बच्चों एफडीआई, एक होता है बच्चों एफआईआई। पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता लगा लेते हैं। एफडीआई मींस फॉरेन एक एक करके बोलो, ऐसे तो खिचड़ी पका रहे हो आप लोग, एक एक करके बोलो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड आपका दूसरा क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इसकी फुल फॉर्म तो मेरा पूछने का आपसे मकसद नहीं था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मेरा मकसद था इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एफडीआई एंड एफआईआई में। एनीबॉडी? मैम जो एफआईआईज होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो एफडीआई लाते हैं इंडिया में। वो इन्वेस्टर्स एफडीआई लाते हैं इंडिया में। वो एफडीआई नहीं आती इंडिया में? अच्छा, वो इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, वो इन्वेस्ट करते हैं। गिव मी अ लॉजिकल आंसर, एनीबॉडी एल्स? मैम एफडीआई होता है कि जब एक फॉरेन कंपनी इंडिया में या किसी और कंट्री में आके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, वहीं पे बिल्डिंग्स वगैरह सारा बिजनेस वहीं करती है। और एफआईआई जब शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लगाती है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चे कि इसमें हमारा, अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में बात करें तो एक मनी मार्केट में जब भी पैसा लगाया जा रहा है तो इट मींस दैट इज एफआईआई। कैपिटल मार्केट में जब भी पैसा लगाया जा रहा है दैट इज मींस एफडीआई। अगर मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, क्या मैडम मतलब व्हाट इज दिस? तो कैपिटल मार्केट होता है बच्चे जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है मोर देन 1 ईयर के लिए होती है, मोर देन 1 ईयर के लिए होती है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी लेस देन 1 ईयर के लिए होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे टी बिल्स हो गए, ठीक है, सीपी हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, जैसे हमारा जो है सीडी हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स हैं। अब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल्स कौन से हैं?
जैसे हमारा Shares, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, डिबेंचर्स की बात कर रहे थे, शेयर डिबेंचर्स में लाइक एंड डेटर्स और क्रेडिटर्स का ही डिफरेंस है। लाइक एंड तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर होते हैं, ठीक है, और डिबेंचर होल्डर होते हैं वो लाइक एंड क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर लेनदार। जैसे मान लो मैंने एक घर खरीदा, तो मैंने आपका जो है, मान लो मैंने सविता को ये बोला कि भैया एक घर खरीदे, 10 लाख का मैं घर खरीद रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ना एक काम करते हैं, हम 50-50 में ले लेते हैं। अगर हमने 50-50 लिया, 5 लाख सविता ने लगाए, 5 लाख मैंने लगाए, 5 लाख लगाए सविता ने, 5 लाख लगाए मैंने, जिया ने लगाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, शेयर होल्डिंग हो गया। लेकिन सविता कहती है कि नहीं नहीं, मैं ना आपका 5 लाख जो है ना आपको उधार दूंगी, मैं शेयर होल्डिंग नहीं करने वाली। अगर ये मुझे उधार देंगी, एज ए लोन देंगी, तो वो डिबेंचर होल्डर में आ जाएगा। अगर ये एज ए लोन देंगी तो डिबेंचर में आ जाएगा। अगर शेयर होल्डिंग होगी तो वो शेयर्स में आएगा। तो ये डिफरेंस होता है शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर्स में। दैट आर लाइक एंड क्रेडिटर एंड डेटर्स यू कैन से, ठीक है। तो क्रेडिटर्स तो दोनों ही होते हैं वैसे देखा जाए तो, शेयर होल्डर भी होते हैं, डिबेंचर होल्डर भी होते हैं, क्लियर है। लेकिन शेयर होल्डर में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो बच्चे जब हम बैंकिंग की क्लासेस करेंगे तब हम इसको एलोबरेट करके समझाएंगे। फिलहाल अभी आपको इतना याद रखना है, एफडीआई इज अ टर्म इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट, एफआई इज अ टर्म मींस इन्वेस्टमेंट इन द मनी मार्केट। और मनी मार्केट क्या होता है, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 ईयर, द बोरोइंग और लैंडिंग इज फॉर लेस देन 1 ईयर, एंड व्हेन बोरोइंग और लैंडिंग इज मोर देन फॉर 1 ईयर, इसको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ये डिफरेंस होता है बच्चे। इज इट क्लियर? आई होप कि यहाँ तक हमें समझ में आया होगा। यस और नो? इज इट क्लियर? चले आगे? यस मैम इसका आंसर है क्या? हाँ वो तो मैं बता रही हूँ बेटा, आगे नहीं जाने वाले हम। अब वो ये कह रहे हैं कि कौन सा कंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट इक्विटी एफडीआई सोर्स ऑफ इंडिया एज पर लेटेस्ट डेटा? तो हमारा जो इसका राइट आंसर है बेटा, राइट आंसर इज सिंगापुर बच्चे, राइट आंसर इज सिंगापुर। जनरली सिंगापुर और मॉरिशस में ना आपका वॉर चलता रहता है, जनरली सिंगापुर और मॉरिशस में, कभी सिंगापुर आगे बढ़ता है, कभी आपका जो है वो आगे बढ़ता है। एफआईआई के एग्जांपल्स मैंने अभी बताया ना बेटा आपको, एफआईआई का एग्जांपल्स ये है कि हमारा जो है, जैसे अगर मान लो मान लो कोई भी एक पर्सन है बाहर से, ठीक है, जैसे एक कंपनी है, मान लो रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है, तो उसने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, एक होता है कि डायरेक्ट आकर यहाँ पर आपका पैसा खर्च कर रहा है, एक होता है कि रिलायंस के शेयर, सॉरी मैंने ये बीच में शुरू कर दिया क्योंकि एक बच्चे का क्वेरी था तो उसी का जवाब दे रही हूँ मैं, कहीं आप सोचो कि मैडम वापस इस पे कैसे आ गई। तो एफआईआई में ये डिफरेंस होता है कि रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, एक होता है कि मैं बाहर गई, अपनी एसेट मैंने वहां पर इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, एक होता है कि उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। जब मैंने शेयर खरीद लिए तो वो एफआईआई कंसिडर होगा, लेकिन अगर 10% से ज्यादा शेयर होंगे किसी कंपनी में तो उसको हम एफडीआई कंसिडर करते हैं। आई होप कि आपकी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। यस और नो? अगर वैसे नहीं पूछना चाहते तो आप बता सकते हो, और अगर नहीं हुई तो भी आंसर से बता सकते हो। यस यस बेटा, हाँ जी, किधर गए तुसी? यस मैम। ओके 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 बच्चे, ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ओके बच्चे, ओके, ठीक है। चलो, तो मैं बात क्या कर रही थी बच्चे कि म्यांमार और सिंगापुर और मॉरिशस में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, कभी मॉरिशस आगे हो जाता है, कभी सिंगापुर आगे हो जाता है, लेकिन काफी समय से सिंगापुर आगे चल रहा है। एफडीआई सोर्स सबसे ज्यादा इंडिया में किसका है? आपका सिंगापुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड, name the person who has been appointed as the CMD of Power Finance Corporation Company with effect from June 1st, 2020. Yes, anybody? ये कह रहे हैं कि नेम द पर्सन जो कि अपॉइंट हुए CMD, ठीक है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब आप पहले सोच रहे होंगे ये है क्या? पावर फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन एक एपेक्स बॉडी है बेटा, जो पावर सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करती है। किसके लिए? पावर सेक्टर के लिए। पावर सेक्टर के लिए, जैसे नाबार्ड जो है एपेक्स बॉडी है ना,
रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये एपेक्स बॉडी है जो किसके लिए फाइनेंस पावर सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो इसके सीएमडी जो है कौन बने हैं? इज इट एमडी गोतामा, पी के गुप्ता, वी कल्याणा रामा, रविंद्र सिंह ढिल्लो? जल्दी बताओ। रविंद्र सिंह ढिल्लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वेरी गुड बेटा, रविंद्र सिंह ढिल्लो, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलते हैं हम आगे जरा। आई होप कि यहाँ तक हमें सब क्लियर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आज की क्लास से मैंने 50 का मिशन तो लिया ही हुआ है बच्चे, 50 तो आज हमने करने ही करने हैं। अभी आपको घबराहट तो नहीं होने लग रही ना? ठीक है, कितने बजे तक है क्लास? हाँ चलो 50 तो ज्यादा हो जाएंगे, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। द वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे was observed annually on May 29. May 29. What is the theme of World Digestive Health Day? इसकी थीम क्या थी? देखो May 29 को बहुत सारे नए डे ऐड हो रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट डेट्स की भी एक क्लास लूंगी मैं आपकी अलग से, जिसे मेमोरी टेक्निक से सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न करेंगे। तो इसकी जो थीम है ना बच्चे, इसकी जो थीम है, दैट इज द राइट आंसर इज यस, द राइट आंसर इज गट माइक्रोबायोम, a global perspective, gut microbiome, a global perspective। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मई 31 को कौन सा डे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट डे, मई 31 को कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? मई 31 को हम डे मनाते हैं, दैट इज एन एंटी तंबाकू डे और एंटी स्मोकिंग डे। ठीक है, एंटी तंबाकू डे और एंटी स्मोकिंग डे। वैसे तो मैं आपकी एक क्लास अलग से लूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स मेमोरी टेक्निक से लर्न करेंगे, जैसे कि हमने अभी तक करेंसीज, हेडक्वार्टर्स एंड जितने भी टॉपिक्स हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सारे मेमोरी टेक्निक से किए हैं। चलो एक बात बताओ, मई 31 को तो एंटी तंबाकू डे मनाते हैं, एक एंटी टेररिज्म डे कब मनाते हैं? एंटी टेररिज्म डे कब मनाते हैं? जल्दी से बताओ, एंटी टेररिज्म डे कब मनाते हैं? चलो मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ, एंटी टेररिज्म डे राजीव गांधी जी को मारा गया था। 21 मई 21 को राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, उस दिन हम एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे डेज हैं। 22 मई को मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे, 18 मई को मनाते हैं आपका जो है म्यूजियम डे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे डेज हैं, वो मैं आपको एक टेक्निक से लर्न करवा दूंगी, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं जरा हम आगे। द नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट वाज द नो वेप डे। ये कुछ ऐसे डेज हैं जो नए हमारे आपके जो है इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। कौन से? अब नो वेप डे 2020 ऑब्जर्व, इज इट ऑन May 30, June 1, May 31, June 2? जल्दी से बताओ, नो वेप डे कब मनाते हैं हम? अच्छा, नो वेप डे से हमारा क्या मतलब है? क्या समझ में आ रहा है इस दिन से? आप क्या समझ रहे हो? May 31 स्मोकिंग ना करना। स्मोकिंग। हाँ, वेरी गुड, ई सिगरेट। ठीक है, ई सिगरेट से रिलेटेड है ये। तो हमारा जो है ये कब मनाते हैं हम? बिल्कुल ठीक नहीं बताया। ठीक है, द राइट आंसर इज May 30। यू वर टॉकिंग अबाउट May 31। May 31 को हम एंटी तंबाकू डे, एंटी स्मोकिंग डे मनाते हैं। नो वेप डे May 30 को मनाते हैं। अच्छा, June 1 को कौन सा डे होता है? एनीबडी? कौन बताएगा मुझे? बताएगा कोई? June 1 को मनाते हैं बच्चे वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। अच्छा, नेशनल मिल्क डे पता है कब मनाते हैं हम? पता है नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? हम इसको एक टेक्निक से लर्न करेंगे। 1 मतलब सन, जून मतलब नून, मतलब जून की नून में सन को आपका धूप से बचाने के लिए मिल्क के प्रोडक्ट्स देते हैं, ऐसे लर्न करेंगे। ठीक है, ऐसे लर्न करेंगे। वेरी गुड शिवी, बहुत अच्छे बेटा। नेशनल मिल्क डे मनाते हैं 26 नवंबर को। वेरी गुड। 26 नवंबर को पता है क्यों मनाते हैं? कोई लॉजिक बताएगा? क्योंकि उस दिन वर्गीस कुरियन, अब आप कहोगे ये कौन सा नाम है? वर्गीस कुरियन, ये थे फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, उनका बर्थडे होता है। दैट्स व्हाई हम 26 नवंबर को लो डे भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1949 में। लो डे मनाने का तो लॉजिक ये हो गया।
वर्गीस कुरियन जो कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है, उनका बर्थडे होता है, इसीलिए हम क्या मनाते हैं बच्चे, नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं। और वर्ल्ड मिल्क डे होता है जून 1 को। अच्छा, जून 3 को कौन सा डे होता है पता है? जून 3 को होता है बच्चे बाइसिकल डे। बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे। याद करने का बढ़िया तरीका, इसका कोडवर्ड मैंने करवा रखे ना आपको, 3 ट्री, जून नून। जून की नून में हम बाइसिकल को कहाँ रखते हैं, ट्री के नीचे, ताकि धूप से आपका साइकिल का नुकसान ना हो पाए। ठीक है, जून की नून में बाइसिकल को हम ट्री के नीचे रखते हैं, 3 ट्री। इज इट ओके? चलते हम आगे, सारे हम टेक्निक से करेंगे, घबराइए नहीं, बहुत अच्छे से हमें ऑन द टिप्स हो जाएंगे। Then next we are having, who is the present chairman of Mumbai-based NABARD? Is it PVS Surya Kumar, Govinda Rajulu, Chintala, Shaji KV, Harsh Kumar Banwala? Very important question. हर्ष कुमार बनवाला। नहीं, गोविंदा राजुलू चिंता। वेरी गुड, गोविंदा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गोविंदा है। ठीक है, गोविंदा इज द राइट आंसर। गोविंदा राजुलू चिंताला, इनके जो चेयरमैन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके जो इनके चेयरमैन हमें ऑन द टिप्स होने चाहिए। लाइक एन वर्ल्ड मैप के, सॉरी वर्ल्ड मैप कह रही हूँ, वर्ल्ड बैंक के लाइक एन प्रेसिडेंट। जैसे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट मैंने आपको बताए थे ना, लास्ट क्लास में बताए थे मैंने आपको, जल्दी से बताइए। यस, भव्या, शिव, अंशुला कांत। बताओ। जियोर्जिवा। डेविड मालपास बेटा, डेविड मालपास, वर्ल्ड बैंक के कौन है ये, प्रेसिडेंट। ठीक है, डेविड मालपास, ये तो हमें ऑन द टिप्स होना ही चाहिए बच्चे हर हाल में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है बेटा। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आपका रह चुके हैं, क्या है मतलब है, सॉरी रह चुके नहीं है। डेविड मालपास इज एन वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, ये हमें ऑन द टिप्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वी आर हैविंग, यस, अंडर नेशनल सोलर मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया plans to achieve 100 gigawatt solar power by which year? कब तक 100 आपका जो गीगावाट सोलर पावर अचीव करने का मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कौन से मिशन के अंडर? नेशनल सोलर मिशन। इज इट 2021, 2023, 2025, 2022? जल्दी से बताइए। 2023। हाँ जी, शिवी आपका रेज हैंड हुआ, क्या बात है बेटा? अच्छा, आंसर दिया आपने, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर है 2022, वेरी गुड शिवी, वेरी नाइस। 22 इज एन राइट आंसर। आपको पता है आपका हाउसिंग फॉर ऑल भी कब तक अचीव करना है? हाउसिंग फॉर ऑल, पावर फॉर ऑल, ये भी हमारा कब तक अचीव करना है? 2022 तक करना है। और 100 गीगावाट सोलर पावर भी कब तक अचीव करना है? 2022 तक करना है। चलो एक चीज और बता रही हूँ मैं आपको, कि 2024 तक क्या अचीव करना है? 2024 तक अचीव करना है हमने नल से जल। ठीक है, ये गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि हमारे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है, उन्होंने आपका जो है उनकी मिनिस्ट्री के अंडर ये मिशन है कि हमने हर आपका जितने भी रूरल एरियाज है, मतलब इसमें तकरीबन 18 करोड़ आपका जो है लोगों को लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है नल से जल तक उसको जोड़ना, मतलब हर घर तक जल पहुंचाना है नल से। ये कब तक पहुंचाना है? 2024 तक पहुंचाना है। ठीक है, चलिए जरा आगे चलते हैं हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which edition of Africa Day was observed recently in May 25, 2020? जल्दी से बताओ। Africa Day, is it 51st, 57th, 53rd, 55th? Yes, Africa Day कब मनाते हैं हम? The right answer 57th. The right answer is 57th. अब लॉजिक क्या है? Africa Day celebrates the birthday of Organization of African Unity.
जिस अफ्रीकन यूनिटी के बर्थडे के तौर पर मनाते हैं हम अफ्रीका डे, ठीक है, विच वॉज एस्टेब्लिश ऑन May 25, 1963। तो इस बात को हमारे 57 ईयर्स हो गए हैं। और चेयरपर्सन कौन है अफ्रीकन यूनियन के? अब्देल फतेह अल सीसी ऑफ इजिप्ट, जो कि इसके प्रेसिडेंट भी है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, ये तो हमें पता चल गया अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन है ये, ठीक है। अच्छा, इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कौन बताएगा? इजिप्ट की कैपिटल क्या है? अलेक्जेंड्रियो। अरे नो मेरा बच्चा, नो। कारियो कारियो कारियो। ठीक है, कैसे लर्न करेंगे? इजी कपड़ों की केयर के लिए होता है, तो केयर हो, काहिरा हिंदी में बोलते हैं। अब मुझे ये भी बता दो, इस पे करेंसी कौन सी चलती है? इजिप्ट की करेंसी कौन सी है? यस, इजिप्शियन पाउंड। पाउंड। इजिप्टियन पाउंड। वेरी गुड। हमने कौन सा पाउंड के लिए कौन सा जूल्स किया था ना, हमने पाउंड के लिए जूल्स कॉड वर्ड किया था। इसमें मारी वाली एनर्जी। इजिप्ट, सीरिया, सूडान, साउथ सूडान। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छे। दृष्टि ने आंसर दिया है ना? यस मैम। Good, good. The next question we are having, name the veteran lyricist who wrote the lyrics of hit songs कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और कौन सी जिंदगी कैसी है पहेली। इतने हिट सॉन्ग्स दिए हैं उन्होंने, पास अवे रिसेंटली। कौन थे वेटरन लिरिक्स? जल्दी से बताइए, लिरिसिस्ट कौन? हाँ, C. the सी right मैम। answer is D, योगेश गौड़। कौन है योगेश गौड़? तो ये तो बहुत ही फेमस सॉन्ग्स हैं हमारे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, चांद की दुल्हन। चलो अब मेरा गाने का मन हो रहा है, लेकिन अब गा नहीं सकते, चलते हैं हम जरा आगे। The next we are having, yes, India's long distance runner has been handed, हाँ जी मैम, क्लास और कितनी चलेगी? क्लास बेटा 15 मिनट्स और ले लेते हैं, ठीक है, 15 मिनट्स के बाद ऑफ कर देंगे, ओके। और फिर आपको ब्रेक दे देंगे, हाफ एन आवर का ब्रेक दे दें, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक दे देंगे, न्यू मीटिंग कर देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. मैं आज 25 तक कराओगे? हाँ हाँ 25 तक ही हो पाएंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। सोचा तो 50 तक था, बट डिस्कशन ही इतनी हो जाती है हमारी। इंडिया, Ranjit Kaur. अरे 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 क्या बात है, हैज बीन हैंडेड अ 4-year बैन। बहुत अच्छे, 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया है किरणजीत कौर के ऊपर, ठीक है। और हमारा जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, ये भी पूछ सकते हैं कि किस गेम से बिलोंग करती है किरणजीत कौर। आपका जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। चलो एक बात बताओ मुझे कि हमारा जो है वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से बताओ, वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। कल ही करवाया मैंने इवनिंग वाले बैच में तो। हाँ जी, शिवी, महिमा, भव्या। कनाडा, कनाडा, हाँ, मॉन्ट्रियल। कनाडा। बात है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल। वेरी गुड, मॉन्ट्रियल कनाडा। अच्छा, नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, इंडिया। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। न्यू दिल्ली इज एन हेडक्वार्टर, वाडा इज एन, वाडा का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल में और किसका? ICAO का भी है ना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का भी कहाँ पर है? हमारा मॉन्ट्रियल में ही है। Ma'am, NADA, National Anti-Doping Agency. हाँ जी हाँ जी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है बच्चे। ये हेडक्वार्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर लिए हैं, ठीक है। जिसने अभी करने हैं तो अभी इवनिंग वाले बैच में चल रहे हैं, ठीक है। जो हमारा 5:30 होता है ना, मतलब वैसे तो 5:45 पे क्लास शुरू होती है उसकी, ठीक है। तो उसमें कोई रिवीजन करना चाहता है तो कर सकता है, ओके। ऑन मंडे देयर विल बी एन क्लास ऑफ हेडक्वार्टर्स। उसके बाद देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एयरलाइन कंपनी इंडिगो? बताइए बताइए। इज इट PS रेड्डी, वेंकट रामनी सुमंत्रा, VKV राजेश्वर राव,
राकेश कुमार सिंह, यस। तो हमारा जो राइट आंसर बच्चे, जो राइट आंसर है दैट इज आपका वेंकटरमणी सुमंत्रन, ठीक है, वेंकटारमणी सुमंत्रन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द नेक्स्ट वी आर हैविंग which of the following country host heads of tax authorities meetings of BRICS countries। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको ब्रिक्स के बारे में बताया हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने की थी, ब्रिक्स के बारे में बताया था ना मैंने आपको। यस मैम। जल्दी से बताइए मुझे, ये ब्रिक्स कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2009 में। इसमें कौन कौन सी कंट्री है? बी से ब्राजील, रशिया, इंडिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका। चाइना, बी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो ऐड हुआ था 2011 में ऐड हुआ था, ठीक है, 2011 में साउथ अफ्रीका इसका पार्ट था, ठीक है, किसका? ब्रिक्स का। ब्रिक्स का एक बैंक भी है, जल्दी से बताओ कौन सा बैंक? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा एक बात हो, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, तो शंघाई, चाइना। शंघाई। चाइना को तो मैडम अपने आप संभाल लेंगी, है ना? मैं कहाँ इतने बड़े चाइना। शंघाई, ठीक है, शंघाई, क्लियर है। अच्छा अभी ये कह रहे हैं कि which of the following country recently host heads of tax authorities meeting of BRICS countries। तो ये जो मीटिंग थी ये हमारी कहाँ पर? राइट आंसर इज रशिया, राइट आंसर इज रशिया। चलो एक बात बताओ, रशिया के अंदर कौन सी करेंसी चलती है और रशिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है रशिया? कैपिटल तो मॉस्को। मॉस्को। वेरी गुड। और रशिया की करेंसी क्या है? देखते किसकी मेमोरी काम करती है। रूबल, क्या बात है, वेरी नाइस। मैंने आपको लर्न कराया था ना, रूबल बेलगिरी का रस पीने के लिए रशिया में गया, तो बेलारस और रशिया। साउथ अफ्रीका में चलता है रैंड, ठीक है, साउथ अफ्रीका में चलता है रैंड, और कैपिटल है केप टाउन। इंडिया की कैपिटल बताने की जरूरत है? थिंक, शुक्र है। ब्राजील में चलता है रियल, फ्रूट रियल, ठीक है, और कैपिटल है ब्राजीलिया, ठीक है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। अब एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था आपका 30 मई को नो वेव डे, 31 मई को क्या होता है? राइट आंसर इज कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है, वेरी गुड बच्चे। 29 में इज द राइट आंसर। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि इस दिन नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने और न्यूजीलैंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1953 में, पहली बार अपना कदम रखा था, फर्स्ट ह्यूमंस टू अचीव द फीट। क्लियर है? तेंजिंग नोर्गे एंड न्यूजीलैंड एडमंड हिलरी, क्लियर है? ये क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है कि सबसे पहले एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पर्सन का नाम क्या है? तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलरी, ओके बच्चे। चलिए उसके बाद देखिए, अच्छा इंडिया से कौन है? इंडिया से कौन गई है? यस, एक मिनट, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, किसी का बार बार कॉल आ रहा है, आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा, मैं इग्नोर मार रही हूँ। अब तो
मैम ब्रेक है क्या? ब्रेक, एक्चुअली एक कॉल आ रही थी बार बार, तो इसीलिए मेरे को लगा कि कोई इमरजेंसी कॉल होगी, अदरवाइज नो ब्रेक। ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया से कौन गया। तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि जो सबसे पहले पहुंचे तेंजिंग नॉर्गे एंड न्यूजीलैंड एडमंड हिलरी, और सबसे पहले इंडिया से कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अभी अभी मैंने आपको बताया जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, जल्दी से बताओ। गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या बात है, क्या बात है, गजेंद्र सिंह शेखावत। approved the grant of 445 crore for the implementation of जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन to which state? जल्दी से बताओ। इज इट पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गोवा? यस, हरियाणा। हरियाणा। पंजाब। नहीं, राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन सी स्टेट को? आपका छत्तीसगढ़ को। क्लियर है? अच्छा, छत्तीसगढ़ के सीएम तो हम कर ही चुके हैं, भूपेश बघेल। ठीक है, एंड हरियाणा के सीएम बताने की जरूरत है? मनोहर लाल खट्टर। पंजाब के कौन है? अमरिंदर सिंह। शुक्र है, पता है। गोवा के कौन है? सावंत। प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखो आज हमें कितने सारे सीएम लर्न कर लिए। ठीक है, और जिसको वैसे तो सीएम ऑलमोस्ट सभी को पता होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता थे उनको सभी को लर्न हो गए ना। तो ये सीएम हमें ऑन द टिप्स होने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी काफी सारी मिनिस्ट्री पता चल गई हमारे को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसका आंसर ही आ गया है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फॉर विच कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैड एक्सटेंडेड द इंडिविजुअल सैंक्शन ट्रैवल बैन एंड आर्म्स एम्बार्गो? बैन लगा दिया गया है। एम्बार्गो मींस बैन लगाना होता है, मई 21 तक। ठीक है, इज इट युगांडा, केन्या, कोंगो? वो तो आंसर आपके सामने ही है, साउथ सुडान। तो एक बात मुझे ये बताइए, आपको पता है, अभी मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज देती हूँ। ठीक है, देखो मैंने आपको ये बताया था कि यूएनओ इज हैविंग 5 ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये 5 ऑर्गन होते हैं इसके। चौथा है हमारा सेक्रेटरीट। ठीक है, और 5वां ऑर्गन है यूएनओ का, कौन सा? दैट इज द इंटरनेशनल ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये 5 ऑर्गन है। ओके, अब आपको एक खास बात मैं बताती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। खास बात ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाली है कि इंडिया अभी अभी इसका 8th टाइम्स आपका 21-22 के लिए 2 साल के लिए इसका नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री बना है। ठीक है, इंडिया किसका मेंबर कंट्री बना है? आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बना है 8th टाइम्स के लिए। ठीक है, 8th टाइम, समझ रहे हो बात को? ओके, 8th टाइम के लिए पहले 7 बार इसका ये मेंबर रह चुका है, 8th टाइम इसका मेंबर बना है इंडिया। ये हमें याद रखना है। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि इसको अचीव करना है, वो नॉर्म्स है। अभी आगे जाकर हमारा क्वेश्चन आएगा तो फिर इसके बारे में और डीप में जाके बात करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आ जाता है एग्जाम में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। हेग। हेग में। हेग। हेग इज इन कैपिटल ऑफ, सॉरी कैपिटल नहीं, हेग इज इन वेयर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। ठीक है, वैसे नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। अच्छा एक बात बताओ, 5 वीटो पावर कंट्रीज कौन सी हैं जिनको हम परमानेंट मेंबर्स कहते हैं? कौन बताएगा? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना। इसके बारे में मैंने आपको एक खास इसके बारे में एक खास बात बताई थी। क्यों यही कंट्रीज क्यों है इसकी परमानेंट मेंबर कंट्रीज? कि ये वर्ल्ड वॉर 2 की विनर्स थी। या क्या बात है, वर्ल्ड वॉर 2 की विनर्स थी ये। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये साउथ सुडान की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताओ। सुडान तो खत्म ही हो गया था, सुडान की कैपिटल है खार्टूम। ठीक है, और साउथ सुडान बड़ा खुश था, साउथ सुडान की कैपिटल। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा इसकी बताओ, युगांडा गुंडो से
रवांडा। गुंडों से कम पाला लेना चाहिए। कम पाला। किन्या, किन्याओं में किसका क्रेज आ गया है? रॉबी। ठीक है। और कोंगो की क्या है? कंगा दिया था ब्राज़ीविले। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले? मैम 23 थक गए? 30 करा दो। कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं जो अभी अभी आए हैं, जैसे अंजलि बेटा अभी आए हो ना, आप अभी एंटर हुए। अंजलि, कुछ बच्चे तो अभी अभी एंटर हुए हैं। ठीक है। उनको पता नहीं था कि क्लास सुबह 7 o'clock है। हालांकि अभी क्लास हमारी 5-10 मिनट लेट ही शुरू हुई थी, फिर भी अभी आप इतनी लेट आए हो। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम। तो आपका जो है अभी हमारा इसको हम कंटिन्यू रखेंगे आपका इसी प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट वीक भी। तो इसी तरह से करंट अफेयर्स हमारा एवरी वीक होता रहेगा। आई होप कि हमारे को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस मैम। यस मैम। मैम 18th क्वेश्चन दोबारा समझा दो। 18th क्वेश्चन दोबारा समझा दें। एक सेकंड बेटा, चलते हैं वापस 18th क्वेश्चंस के ऊपर। 1 सेकंड रुकिए बेटा। एटीन्थ क्वेश्चन हमारा ये रहा। यस, 18th क्वेश्चन में मैंने ये बताया आपको, इसमें कुछ समझाने लायक तो नहीं था, लेकिन ये था कि अफ्रीका डे वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली ऑन May 25। तो ये कह रहे हैं कौन से एडिशन का, कितने सालों से मना रहे हैं? 57th एडिशन है ये। किस लिए मनाते हैं? बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी अफ्रीकन यूनिटी, अफ्रीकन यूनियन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड आउट हुई थी। अफ्रीकन यूनिटी को डेडिकेटेड है ये डे। कब हुई थी? May 25, 1963 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी ऑफ इजिप्ट, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। इज इट क्लियर? ये था 18th क्वेश्चन। ओके, बाकी तो मैंने इसकी कैपिटल ही बताई थी। कैपिटल बताई थी कायरो। इजिप्ट कपड़ों की केयर के लिए होता है, ऐसे लर्न किया था हमने। ठीक है। और इजिप्ट की जो करेंसी है वो हो गई हमारी पाउंड। ठीक है, क्लियर है? इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। आई थिंक हमारे को यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। यस मैम। यस मैम। 50 कर ले? 30 कर लेते हैं। नो मैम। नहीं मैम, 30 तो कर ही लेते हैं। नो मैम। नो मैम। बहुत अच्छे। इतना बड़ा नो। तो चलिए इसको कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू